नमस्कार साथियों। एडु अमृत आईएएस पीसीएस के इस मंच पर आपका स्वागत है। साथियों, क्लास 6 की एनसीईआरटी को हम देख रहे थे और आज हम चैप्टर नंबर 10 के साथ आपके समक्ष हैं। चैप्टर नंबर 10 कहता है कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसको लेकर हमें सारी चर्चाएं करनी है। लेकिन अगर आप अपने पूरे किताब के शुरुआती पैराग्राफ को देखो तो यहाँ आपको जैसे ट्रेन के कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, बस देखने को मिलेगा, ब्लॉक कार्ट देखने को मिलेगा। व्हाट इज दिस? दिस ऑल आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चाहे एरोप्लेन की बात कर लें, चाहे बोट की बात कर लें, ये सारे आपको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के साधन हैं। और अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप में मोशन है, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। यू वर एट द टाइम एट पॉइंट ए एंड आफ्टर taking the bus you reach at point B. So what is actually happening with you? You change your position, and so by seeing your activity I can say you are in motion. ठीक है, तो ये जिस तरीके से, जिस मीन्स से आप इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हो, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब तो ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि हम लोग बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के ऐसे साधन हैं जिसको अपने एटमॉस्फेयर से भी बाहर भेज रहे हैं। जैसे मार्स पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रही है, नासा ने किया या इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसने किया, या फिर चाइना या जापान की स्पेस एजेंसी ने किया है ऐसा कुछ, तो हमने मार्स के भी ऊपर अगर कोई व्हील्ड व्हीकल भेजा है तो इसका मतलब ये है कि हमने ट्रांसपोर्ट की दुनिया में इतनी एडवांसमेंट हासिल कर ली है कि अब हम अ, इसको एक्सेल अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भी कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जो जरूरी है, जो आपको ये किताब बताने की कोशिश कर रहा है, हमें अपने रूट को जाननी चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि हमने ट्रांसपोर्टेशन की जो शुरुआत है वो कैसे की। देखो, ट्रांसपोर्टेशन जब इनिशियल स्टेज में था तो वो तो आदमी अपने बाई फुट जो है वो कर रहा था, पैदल चरण जी की कार से चलते थे। चरण जी मतलब अपने पैरों से चलते थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अगर उनको एक सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो वो अपने पीठ की मदद लेते थे। पीठ पर सारे सामान उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, और अगर वाटर बॉडीज को पार करना है तो उन्होंने बोट्स का इस्तेमाल किया। लेकिन आज जो बोट्स की के शेप को आप देख रहे हो, ये बोट्स के शेप शुरुआती स्टेज में, यानी कि आदि मानव के पास या फिर एंशियंट जो हमारे एंसेस्टर थे उनके पास, ये शुरुआती जो आज के बोट का शेप है वो बोट का शेप देखने को नहीं मिलता है। कारण ये है कि शुरुआत में उनको एक्चुअल शेप इस तरीके के बनाने के बहुत सारे औजार नहीं थे, और उनमें इतनी ज़्यादा R&D नहीं थी, रिसर्च और डेवलपमेंट का कोई काम नहीं था। तो वो सिंपली क्या करते थे कि जो लॉग्स होते हैं, मतलब लकड़ी का गट्ठा होता है, उसको वाटर बॉडी को पार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और वही लॉग्स यानी कि लकड़ी का जो वो गट्ठा है, लकड़ी का जो वो छोटा पार्ट्स है, उसमें छोटे छोटे होल बनाकर वो एक जगह से दूसरे जगह पार किया करते थे। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा कि फिश के की स्ट्रक्चर को, जिसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं, फिश के शेप को स्ट्रीमलाइन कहते हैं, और वही स्ट्रीमलाइन बिकॉज ऑफ द फिश शेप, ये फिश के लिए आसानी होता है कि वो वाटर में मूवमेंट आराम से कर सकता है। जिस ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। इसी तरीके से मानव ने क्या किया कि जो बोट का जो शेप है वो वाटर बॉडीज में रह रहे एनिमल के अकॉर्डिंग करने की सोची, यानी इमिटेट करने की सोची। इमिटेट मतलब होता है नकल करना। सो कि शेप जो है, अब जो वाटर बॉडीज को पार करने के लिए
मानव ने इस्तेमाल करना शुरू किया वो ऐसे शेप हैं जो वाटर बॉडीज में जो एनिमल एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके के शेप के व्हीकल का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। और आप देखेंगे कि धीरे 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 जो आज का शिप है वो आज के रूप में परिणत हुआ है। ठीक है, लेकिन मानव इतिहास में अगर मोशन की बात करें, एक जगह से दूसरे जगह डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें, उसमें एक बड़ी क्रांति तब आई जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, जब पहिए का इन्वेंशन हुआ। तो पहिए के इन्वेंशन को एक महान परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है ट्रांसपोर्ट की पूरे इतिहास में, क्योंकि पहिए के इन्वेंशन से ट्रांसपोर्टेशन जो है बड़ा आसान हो गया। ठीक है, और आज के का जीवन तो आप समझो कि पूरा का पूरा पहिए के ऊपर पूरी जीवन है। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, चाहे आप ट्रेन ले लो, बस ले लो, या ब्लॉक कार्ट्स ले लो, एरोप्लेन ले लो, हर जगह पहिए के इस्तेमाल ने आपके ट्रांसपोर्टेशन की जो ये जो दिन है उसके लिए जो है वो क्रांति लाई। ठीक है, अब जहां एनिमल का इस्तेमाल होता था, ठीक है, अब एनिमल का इस्तेमाल जो है वैसे व्हीकल में इंजन के रूप में इस्तेमाल होने लगा जहां व्हील्स लगे हैं। ठीक है, और जब मेन इंजन यानी ऑटोमोबाइल की जो है एक तरीके से इन्वेंशन होता है, ऑटोमोबाइल से भी पहले एक स्टीम इंजन की जैसे वाप से चलने वाली जो गाड़ी होती है उसका जो है वो इन्वेंशन हुआ, और उन्होंने भी एक नई क्रांति लाई। जैसे कि भाप से चलने वाले, आपने रेलवेज के जो सीन बहुत सारे देखे होंगे जब आप पुरानी मूवीज को देखो, यानी कि ट्रेन ऐसे धीरे धीरे चलती थी भाप से, स्टीम से, लेकिन उन्होंने थोड़े ट्रांसपोर्टेशन की जो दुनिया है उसमें क्रांति जरूर लाई। लेकिन सबसे ज्यादा क्रांति तब आती है आपको देखने को जब आप देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स का जो है वो इन्वेंशन होता है, और ऑटोमोबाइल के इन्वेंशन के अभी लगभग 300 साल भी नहीं हुए हैं। ठीक है, और 300 सालों में आप देखो कि लोगों ने इतने ज़्यादा अपनी ट्रांसपोर्टेशन की जो दुनिया है उसको डेवलप कर ली है, जिसमें कि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, मोनोरेल है, सुपरसोनिक एरोप्लेन है, मतलब कि साउंड की स्पीड से भी अधिक स्पीड से चलने वाले को सुपरसोनिक एरोप्लेन कहते हैं। ठीक है, साउंड की स्पीड से कम चले तो सबसोनिक, साउंड की स्पीड से अधिक चले तो सुपरसोनिक एरोप्लेन भी चलने की, और इसमें मानव ने जो है वो सफलता पाई है। यानी 20वीं सेंचुरी आप कह सकते हो कि ये सुपरसोनिक एरोप्लेन, फाइटर एरोप्लेन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में, ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में एक क्रांति का समय रहा है। और इस क्रांति के इतिहास को हमने देखा और इसमें ये पता चला कि हमने पहिए से स्टार्ट करके आज सुपरसोनिक व्हीकल्स तक जो हमने सफ़र तय की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सफ़र रही। लेकिन साथियों, अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करते हैं, प्लेस 1 से प्लेस बी, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि ए से बी तक आपने कितना ट्रेवल किया? ठीक है, इसके कोई मेजरमेंट्स होंगे। आप कहोगे कि सर ऐसे पता कर सकते हैं कि हैंड से पता कर सकते हैं, फुट से पता कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये है प्लेस ए और ये है प्लेस बी, इसके बीच में आपको क्या करने हैं कि बीच में कहीं आपको एक पॉइंट्स बनाने हैं। मतलब कि अगर ये 10 मीटर की है या 5 मीटर की है, जितनी भी है, उसके बीच में आपको कोई एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो आपको इसको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका हाथ थोड़ा लंबा है, एक व्यक्ति है जिसका हाथ थोड़ा छोटा है। अगर वो अपने हाथ या फुट का इस्तेमाल करके इस पूरे टेबल को जो है वो मेजर करे, तो इसमें क्या होगा कि इसमें डिफरेंसेस पैदा होंगे कि किसी का हाथ लंबा होगा, उसके लिए जो है ये पूरे टेबल की जो लंबाई होगी वो 5 हैंड्स होगी, 5 बित्ता होगा। ठीक है, किसी के लिए इस टेबल की पूरी लंबाई जो है वो 10 बित्ता होगा, मतलब एक पूरे हैंड, 5 फिंगर हैंड्स को बित्ता कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि या 10 फुट होगी मान के चलो पूरी, और किसी की फुट छोटी है तो वो 20 फुट होगी। मतलब आप देखेंगे कि जब मेजरमेंट के लिए पॉइंट ए टू बी के लिए कितनी
ज्यादा दूरी तय की गई है, इसके लिए जो है डिफरेंसेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा हर एक जगह। ठीक है, और इसी डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि हम एक स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी कि हम तब अगर ये डिफरेंसेस है हम लोगों में कि आ, लोगों को विश्वास ही नहीं है कि कौन से तरीके अपनाए जाएं कि डेस्क के मेजर जो हैं हर समय हर लोगों को लिए के लिए मान्य हो, तो हमें चाहिए कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को सेट करें। ठीक है, और इसी स्टैंडर्ड यूनिट को जब आप सेट करते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि आप मेजरमेंट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं एक अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से। ठीक है, मतलब जिस क्वांटिटी को आप नहीं जान रहे हैं और जिस क्वांटिटी को जान रहे हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं, और इसी फिक्स्ड क्वांटिटी जिसको आप जान रहे हैं उसको आप कहते हैं यूनिट। ठीक है, और जब आप पूरा का पूरा मेजर करते हैं तो उसमें एक पार्ट जो होता है वो नंबर होता है और दूसरा पार्ट यूनिट होता है। जैसे कि अगर आपको मैं कहूं कि इस दूध को नापो कि दूध कितना है, तो आप कहोगे कि 1 लीटर है। ठीक है, तो 1 इज व्हाट, मैथमेटिकल पार्ट। ठीक है, और दूसरा जो है वो यूनिट है। अगर मैं कहूं कि ये कपड़े को नापो तो आप कहोगे कि 12 मीटर का कपड़ा है, तो 12 इज योर क्या नंबर, और मीटर जो होगा वो यूनिट होगा। यही इसने लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, वन इज नंबर एंड अदर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हम किसके मेजरमेंट की यूनिट को अपना रहे हैं। ठीक है, अगर मतलब आपको अगर ये कहा जाए कि पूरे के पूरे कमरे की लंबाई को नापना है, तो आपके को जरूरी है कि आपके लिए जो है एक मेजरमेंट का यूनिट ऐसा हो जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो, यानी कि पर्सन टू पर्सन फिक्स हो, जिसको लेकर अभी तक हमने पूरी चर्चाएं यही की है कि मेजरमेंट के लिए जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी नहीं करने चाहिए, यानी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होने चाहिए। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की कहानी आप देखेंगे कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से हमारे यहाँ जो है स्टैंडर्ड यूनिट की बात चलती जा रही है, यानी कि हर किसी के लिए जो मान्य यूनिट है वो पद्धति हम लोग अपना रहे थे उस समय भी। यानी और इसके साक्ष्य हैं, प्रॉपर साक्ष्य हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्सकेवेशन से बहुत सारे जो साक्ष्य निकले हैं उसमें आप देखेंगे परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। और अगर कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, एक सही तरीके से चारों तरफ से आयताकार या वृत्ताकार कोई घर है या त्रिभुजाकार कोई घर है, और सारे के वॉल जो हैं वो इक्वली एक ही डायरेक्शन में, मतलब 12 मीटर के इधर वॉल है तो 12 मीटर के चारों तरफ के वॉल हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो मापने की प्रणाली उस समय रही होगी। इसी कारण से है कि वो ज्योमेट्री प्रॉपर परफेक्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन उस समय दिखते हैं। साथ ही साथ अगर आप उसी समय के पुराने जमाने में ही जाएं तो एंशियंट इजिप्ट में जो पद्धति चलती थी कि हाथ आधे हाथ में, मतलब कि यानी एल्बो से लेकर आपकी फिंगर तक, हाँ, यानी कि जिस जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आपके आधे हाथ में से, यानी कि उसको हाथ कहते हैं, उस उसके बेसिस पे जो है वो मेजरमेंट हुआ करता था, और इसको पूरे विश्व ने माना मेजरमेंट की टेक्निक को। लेकिन ये पुख्ता नहीं है, ये मेजरमेंट की टेक्निक जो है आपको पुख्ता दिखाई नहीं देगी। कारण ये है कि हर किसी के हाथ जो है वो एक तरीके के नहीं दिखते। लेकिन आज भी भारत में आप देखोगे कि फुट एज अ यूनिट के रूप में काम करती है बहुत सारे लोकल बिजनेसेस में। जैसे कि अगर आप भारत में देखें कि जो पहले फिंगर और मुट्ठी का इस्तेमाल होता था मेजरमेंट का, और आज के भारत में भी ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जहां मेजरमेंट के लिए जो है वो मुट्ठी का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर आप किसी फ्लावर सेलर से जाके कहें कि आपको कोई फ्लावर चाहिए, तो वो 1 मुट्ठी फ्लावर आपको दे रहा है और वो बता रहा है कि 1 मुट्ठी फ्लावर का दाम जो है हम 50 रुपया लेंगे आपसे। या धनिया वाले के पास पहुंचे तो वो धनिया वाला बोला कि 1 मुट्ठी अगर धनिया आपको चाहिए तो आपको जो है कम से कम 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप देखोगे कि वो जो मुट्ठी जो है वो रेलिवेंट है। ठीक है, आज की भी दुनिया में, लेकिन ये प्रॉपर ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, आप वैसे धनिया वाले से लोगे धनिया
का पत्ता जिसके जिसके हाथ मोटे हों, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता पड़ रही है, और इसी को देखते हुए 1790 में फ्रांस ने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाई, जिसको मैट्रिक सिस्टम कहा गया। और फिर उसके लिए जो है पूरे विश्व ने इस सिस्टम को माना, और वो जो है वो परिणत हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, जिसको आज की दुनिया में एसआई यूनिट कहते हैं। हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे एसआई यूनिट। हाँ, और एसआई यूनिट में जैसे कि मीटर को आपको नापना है तो पूरा विश्व लेंथ को मीटर में मापता है, टाइम को सेकंड में मापता है, ठीक है, मास को केजी में नापता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने क्या किया कि कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिए हैं, ठीक है। और हर एक मीटर को भी हमने डिवाइड किया है 100 अलग अलग इक्वल पार्ट्स में, जिसको सेंटीमीटर कहते हैं। और फिर सेंटीमीटर को जो है 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा, जिसे हम लोग मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि और दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, लेंथ के लिए मीटर ही इस्तेमाल होंगे। तो इससे क्या हो गया कि पूरा विश्व जो है वो उस लेंथ को लेकर जो है वो ऑब्जेक्टिव हो गया। पूरा विश्व को पता है कि ये लेंथ मीटर में ही नपेगा, और 1 मीटर की क्या एक्चुअल लेंथ है वो पूरा विश्व मान ले रहा है। पहले इसी मीटर 1 मीटर के लिए जो है हम उंगली का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या एल्बो का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी क्यूबिट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से ट्रस्टवर्दी नहीं था। लेकिन अब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, क्लियर है। और बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि आपको बहुत बड़े बड़े लेंथ को नापना है, तो आप उसके लिए जो है 1000 मीटर को लेकर आपने 1 किलोमीटर बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। अब हम आपको देखना है कि करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे पता करें, कि करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे होगा। जैसे कि एक टेलर जो है या क्लॉथ मर्चेंट जो है वो मीटर रड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अ, तो आप देखेंगे कि हर एक वो जो मीटर रड है वो हर चीज के मेजरमेंट के लिए वो उचित नहीं होगा, ठीक है। आप जैसे कि अ, अगर बहुत छोटी चीजें हैं, हाँ, तो उस टेलर के पास जो मीटर रड होगा उसमें सिर्फ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर की जो है उसमें माप अंकित होगी। लेकिन आपको के पास अगर बहुत छोटी चीजें मापनी है, जिसको सीएम में मापना है या मिलीमीटर में मापना है, तो उसके लिए जो है अलग अलग स्केल की आवश्यकता होती है। और वही इन्होंने समझाने की बात कही है। अगर आपको करेक्ट मेजरमेंट करनी है तो जिस चीज का आपको मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल लेनी पड़ेगी, और इसमें और कुछ अधिक बातें नहीं कही गई है। 10.6 में ये कहा गया है कि अगर आपको कर्व्ड लाइन को मापना है तो आप कैसे मापेंगे। बड़ा आसान है, कर्व लाइन को मापना है, मगर इस तरीके के लाइन को मापना है तो कैसे मापेंगे। यहाँ देखो इन्होंने बनाकर समझाया है कि अगर पॉइंट ए टू बी को मापना है तो क्या ये स्ट्रेट लाइन स्केल काम करेगी? ये तो स्केल मुड़ेगी ही नहीं, नहीं मुड़ेगी। तो आपको करना क्या है कि एक धागा लेना है, जो इसको यहाँ बांध देना है धागे को, ये जिसने इस तरीके से, और उस धागे से हर एक जगह इस धागे को फिक्स करके आपको क्या करना है, बी तक जो है नाप लेना है कि धागा कितना बड़ा है, क्योंकि धागा तो अपने आप में मुड़ सकता है। और फिर उसी धागे को इस मीटर वाले स्केल पे जो है वो माप लेना है। उस धागे की जितनी लंबाई होगी वही इस कर्व लाइन की लंबाई होगी। यही इसको आपको समझाने की कोशिश की है। आपको साथियों ये देखना है कि ये क्लास 6 की बुक है, और क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है इस तरीके के एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपको ये नहीं समझना है, उस जूते में पैर रख के देखने पड़ेंगे क्लास 6 के बच्चे को कैसे समझ में आए, ठीक है। इसलिए ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और इसलिए कुछ कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल जो जरूरी नहीं है उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। मूविंग अराउंड अस मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने जो है वो घूमती हुई नजर आती हैं। आप जैसे कि मैंने आपको मूविंग के एग्जाम्पल शुरुआत के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि मूविंग का मतलब ये होता है कि कब आप कहते हैं कि कोई पर्सन एक मूव कर रहा है, जब आप देखते हैं कि उसके प्लेसेस में चेंज हुआ,
ठीक है, आपने एक चिड़िया को देखा जो एक प्लेस पे थी, और अगर वो उस प्लेस में नहीं पाई जाती हैं, दूसरे प्लेस पे पाई जाती हैं, तो आप उसको मूव करना कहेंगे। ठीक है, क्या सिर्फ प्लेस में चेंज होना ही मूव करना कहलाएगा? ठीक है, अगर ऐसा ही है, प्लेस में चेंज करने को ही मूव करना कहेंगे, तो एक बात बताओ कि घड़ी की जो सुई है, क्या वो मूव कर रही है? क्या क्या जो सिलाई मशीन है, क्या वो मूव कर रही है? क्या इलेक्ट्रिक फैन मूव कर रहा है? तो कुछ ऐसे भी मूविंग है ऑब्जेक्ट हैं जिसमें कि उसके कुछ पार्ट्स मूव कर रहे हैं। तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि कुछ मोशंस स्ट्रेट होते हैं और कुछ मोशन सर्कुलर होते हैं, यानी कि मोशंस के प्रकार भी आपको देखने अलग अलग देखने को मिलेंगे। यानी कि ये दोनों चीजें मोशन में है, लेकिन इसके की जो मूविंग पैटर्न है वो अलग है। यहाँ तो क्लॉक तो आपके घर के एक दीवार पे ही अटका है, क्लॉक तो घूम नहीं रहा। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे क्लॉक मूविंग है। फैन घूम नहीं रहा, लेकिन फैन भी मूविंग है। ठीक है, तो आपको, यानी इसका मतलब ये है कि मोशन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें एक व्हीकल की, जो स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, जो सोल्जर है जो एकदम स्ट्रेट लाइन में परेड कर रहा है। ठीक है, एक स्टोन है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है। आप सब कुछ देखें तो आपको लगेगा कि ये सारे मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर हम वही एग्जाम्पल आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि अगर आप कोई एक पत्थर बांधें, ठीक है, और उसमें पूरा स्ट्रिंग बांध के पत्थर को घुमाएं, आप देखेंगे कि पत्थर आपके हाथों में चारों तरफ घूमेगी, एकदम वृत्ताकार पथ को अपनाएगी, सर्कुलर मोशन में घूमेगी। और सर्कुलर मोशन में जो घूमेगी तो आपके हैंड और पत्थर के जो डिस्टेंस है वो हमेशा समान रहेंगे, लेकिन पत्थर जो है घूमता रहेगा। तो ऐसे मोशन जिसमें सेंटर और एंड के बीच में जो जो डिस्टेंस है वो समान हो और वो घूम रहा हो, इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि आपने इस तरीके की जो तकनीक जो है वो अपनाते हुए देखा होगा कि यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि गाय के या बैल के कंधे तक की जो दूरी है वो हमेशा ये चारों तरफ घूमेगी, तब भी समान होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यही इस बात को कि मेनली ऐसे मोशन जहां चारों तरफ की स्पीड समान हो तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब आप एग्जाम्पल पे आए, फैन के एग्जाम्पल पे आए, तो फैन मूव कर रहा है क्योंकि फैन सर्कुलर मोशन में है। क्लियर है? ठीक है, अब आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो रिपीट होते हैं, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट में कुछ मोशन हो जो मोशन रिपीट करे कुछ सम पॉइंट के बाद, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप देखेंगे कि ये घड़ी जो है एक समय के बाद यहाँ रहेगी, फिर यहाँ आएगी। ठीक है, बेल को देख लो, ठीक है, इसको देख लो, गिटार को देख लो, ये सारे जो हैं वो पेंडुलम है। इसके बाद, और ये पेंडुलम में क्या होता है, ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मतलब किस एक समय में जो है वो, मतलब वो गति फिर से रिपीट हो रही है, यानी कि मोशन का रिपीटेशन आफ्टर सम पॉइंट जो है उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन देखा, उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन देखा, अब हम पीरियोडिक मोशन देख रहे हैं जिसमें ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को फिर से रिपीट कर रहा है, यानी मोशन को फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, और अगर आप देखो सिलाई मशीन को, तो वहां भी आपको पीरियोडिक मोशन ही दिखेगा सिलाई मशीन की नीडल में। ठीक है, यानी कि उसकी सुई में, यानी कि सुई फिर से ऊपर उठती है फिर नीचे गिरती है, यानी कंटिन्यूअसली जो है वो अपने मोशन को क्या करती है, वो रिपीट करती है। इसलिए आप देखेंगे कि सिलाई मशीन में भी पीरियोडिक मोशन जो है वो दिखता है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि जो मोशन है वो एक जगह से दूसरे जगह तक प्लेस की जो है वो चेंजिंग को मोशन कहेंगे, लेकिन मोशन जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है और मोशन जो है वो पीरियोडिक भी हो सकता है। ठीक है, इसकी हमने चर्चा कर ली। डिस्टेंस को अगर आप कहेंगे कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस के लिए हमने यूनिट की बात की। ठीक है, और इसी यूनिट को हम मेजर करके बताते हैं कि हम कितने ज्यादा हमने ट्रेवल किया। मोशन के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, एसआई यूनिट के बारे में चर्चा की, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में चर्चा की, और रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो क्या है कि
कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन हो, ठीक है। अभी तक आप मोटे मोटे शब्दों में यही समझिए, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। मतलब कि लीनियर मोशन तो है, स्ट्रेट लाइन में भी मोशन है, लेकिन रेक्टेंगुलर मोशन भी है, तो उसको कहेंगे रेक्टेंगल प्लस स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को, रेक्टेंगल प्लस लीनियर मोशन को क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन, मतलब दो अलग अलग टाइप के मोशन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि चैप्टर नंबर 10 जो मोशन और मेजरमेंट के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक जानकारी है, जो क्लास 6 के बच्चों को एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की है, उसको हमने समझा। अब जो क्लास 6 की 11वें नंबर की चैप्टर है, उसको लेकर हम आपके सामने आएंगे। लेकिन क्लास 6 की इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं, उसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए जब कभी भी आप पढ़ें। और जरूरी नहीं है कि आपको इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है, लेकिन एक मोटी मोटी जानकारी वन रीडिंग में होनी चाहिए। अगर आप पीसीएस या किसी भी वन डे एग्जामिनेशन या बड़े यूपीएससी का प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर नहीं भी है तो थोड़ी जानकारी, कम से कम वन रीडिंग तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।